रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अन्नू को देखते हैं जो दिवाकर को देख रही होती है। तभी उसके पास किंजल का कॉल आता है। वो बोलती है, मम्मी आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। अनु बोलती है, क्या हुआ? किंजल बताती है कि पाखी ने बोला है कल दिवाकर यहाँ आ रहा है और उन दोनों की इंगेजमेंट होगी। अनु बोलती है, मैं और बापूजी भी कल लौट रहे हैं और दिवाकर को तो मैं देख ही लूँगी, लेकिन तू किसी को मत बताना मैं और बापूजी आ रहे हैं। किंजल कहती है, ऐसा क्यों? अनु बोलती है, इसका जवाब तो कल तुम्हें मिल ही जाएगा। अनु देखती है दिवाकर अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ खुश है। वो लोग सेल्फी ले रहे होते हैं। अनु ये सोचती है कि भगवान जी, मैं इस पाखी का क्या करूं? मैं उसके अकेलेपन को समझ सकती हूँ बट उसके पागलपन को नहीं समझ सकती। वो खुद पहले जाकर गड्ढे खोदती है और उसके बाद उनमें गिर जाती है। लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी को गड्ढे में नहीं गिरने दूंगी। कल 12 तो बजेंगे लेकिन इस दिवाकर के बचेंगे। बस दिवाकर तू अहमदाबाद आ जा। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। वो दोनों बच्चे के कपड़े लेकर आते हैं। प्रार्थना बोलती है, अंश तुम बेस्ट हो। अंश बोलता है, नहीं तुम बेस्ट हो। दोनों ऐसे बोल रहे होते हैं। प्रार्थना बोलती है कि देखो बेबी ने लात मारी है और हमारी लड़ाई भी ख़त्म करवा दी। अंश बोलता है कि हाँ मुझे पता था, मेरी बेटी बहुत समझदार है। प्रार्थना बोलती है, मुझे बेटा चाहिए। अंश बोलता है, नहीं मुझे तो बेटी चाहिए। प्रार्थना बोलती है, अगर बेबी बॉय होगा ना तो मैं उसको बिल्कुल तुम्हारे जैसे बनाऊंगी। अंश बोलता है, और अगर बेबी गर्ल होगी ना वो पहले से ही तुम्हारे जैसी होगी। बेबी फिर से लात मारता है। अंश बोलता है कि देखो बेबी ने लात मार के तुम्हें चुप करा दिया है। प्रार्थना बोलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, बट वो हेल्दी होना चाहिए। प्रार्थना अपसेट होती है। अंश बोलता है कि क्या हुआ? प्रार्थना बोलती है, अंश मुझे लगता है तुम्हें बेबी के अडॉप्शन के पेपर्स बनवा लेने चाहिए। अंश बोलता है कि मैं पापा से बात करता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। अगली सुबह हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। बात दिवाकर को बोलती है कि तूने बोला था ना कि ये रस्म तुम्हारे पूज्य माता पिता के सामने होगी, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? तोशु बीच में बोलने लगता है। वह बोलती है, तू बीच में मत बोल, चुप रहे। इधर किंजल बोलती है कि दिवाकर आपने बोला था कि आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आएंगे, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। दिवाकर बोलता है कि वो लोग आने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। बा बोलती है कि दोनों के एक साथ। बाकी बोलती है कि बा ऐसा हो सकता है। बा बोलती है कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बा बोलती है, चल कोई बात नहीं, वीडियो कॉल कर। वो लोग वीडियो कॉल पर आशीर्वाद दे देंगे। दिवाकर बोलता है कि नहीं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता। बा बोलती है, तो उन लोगों को छोड़कर यहाँ पर सगाई करने के लिए आ गया? बाकी बोलती है, प्लीज़ बा अब कहाँ की बात कहीं पर भी मत लेकर जाओ, आराम से इंगेजमेंट हो रही है ना। किंजल बोलती है कि एक काम करो, पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद रस्म हो जाएगी। पाकी बोलती है कि आपने क्या ही बनाया है नाश्ते के अंदर? पाकी गुस्सा करती है और बोलती है, मुझे पहले से पता था आप लोग ऐसा ही करने वाले हो। इधर तोशु बोलता है कि वाह, आप बोलती हो कि पाकी कभी कोई काम नहीं करती, आज इंगेजमेंट कर रही है तो कर लेने दो ना। और आप ऐसे बोलते हो ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। पाकी तू इंगेजमेंट कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। बाकी बोलती है, दिवाकर अंगूठी कहाँ पर है, अंगूठी दिखा दो। इधर किंजल सोचती है कि मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई, कहाँ रह गई। बाकी बोलती है, दिवाकर एक काम करो, तुम मुझे अंगूठी पहना दो, पहनने की बात ही देख लूँगी, मुझे बस अपने आप को दुल्हन बनते हुए देखना है। किंजल बोलती है, अच्छा चलो तुम लोगों को रस्म करनी है ना तो आराम से बैठ कर रस्म करो, तुम लोग यहाँ पर बैठ जाओ, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। दिवाकर बोलता है, पाखी अगर भाभी आरती की थाल लाना चाहती है तो लाने दो ना। पाकी बोलती है, इन सब की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बस जल्दी से अंगूठी पहना दो। इधर तोशु बोलता है कि ठीक है चलो रस्म करो, मैं वीडियो बनाता हूँ। दिवाकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये 5 रुपए की अंगूठी है ना, बाकी के सारे पैसे मुझे दिला देगी। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, बाकी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। दिवाकर अंगूठी पहनाने लगता है, तभी उसका बेटा वहाँ आता है, अपने पापा को आवाज़ लगाता है। इसके बाद वो दिवाकर के पास आकर उसको गले लगा लेता है। सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी अनु पहुँच जाती है। वो बोलती है कि बिना परिवार की सगाई अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए तेरे पूरे परिवार को यहाँ लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को यहाँ लेकर आई हूँ। दिवाकर उन दोनों को यहाँ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिबा बहुत परेशान होती है। मोटिबा बोलती है कि हमारा पराग अब क्या किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते क्या? जीतू ने कितना बड़ा धोखा किया। प्रेम बोलता है कि मोटिबा मुझे लगता है कि बात कुछ और है, शायद हो सकता है कि कोई जीतू को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मोटिबा बोलती है कि कोई किसी को भी पहुँच मोटिबा बोलती है कोई किसी को भी फंसाने की कोशिश करे, लेकिन नाम तो हमारा ख़राब हो रहा है ना। तभी राही वहाँ पर आती है। वो बोलती है कि सॉरी, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं लंच बना देती हूँ। मोटिबा बोलती है कि हाँ, व्यापार घर परिवार हर चीज़ बर्बाद हो रही है और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। प्रेम बोलता है कि मोटिबा प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए, खाने का क्या है, खाना तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा। वैसे भी आप बाहर का इतना कुछ खाने नहीं देती, प्लीज़ मोटिबा। प्रेरणा बोलती है कि राही कोई बात नहीं, तुम वैसे भी थकी हुई हो, खाना मैं बना लूँगी। प्रेम बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना बाहर से ऑर्डर कर लूँगा। मोटिबा बोलती है कि राही को तो तेरा कोई ख्याल नहीं है, अगर ये तुम्हारे कोई एहसान उतारना चाहती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है।
आगे हम प्रेरणा को किचन में देखते हैं। वो खाना बना रही होती है, तभी उसके पास माही आती है। माही बोलती है कि प्रेरणा, तुम्हें पता है क्या, प्रेम और राही के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। ऐसे तो प्रेम हमेशा राही के पीछे पीछे घूमता रहता है, लेकिन जब भी कोई भी झगड़ा होता है ना, तो प्रेम ही सॉरी बोलता है। और देखा नहीं कैसे प्रेम ने मोटिबा के सामने राही की साइड ली, लेकिन फिर भी राही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राही प्रेम के लिए खाना नहीं बना रही, प्रेम के लिए तो तुम खाना बना रही हो। राही का क्या ही हो जाता अगर वो प्यार से प्रेम से बात कर लेती, उसके लिए लंच बना देती। राही है ना, बहुत ज़्यादा नकचड़ी है। प्रेम उसके जैसी वाइफ डिजर्व नहीं करता। काश प्रेम के साथ तुम्हारी जैसी कोई होती, उसका ख्याल रखने वाली। और वैसे भी अब मुझे जाना चाहिए। माही वहाँ से चली जाती है। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। अनु बोलती है, बाकी अपने होने वाले पति की फैमिली से तो मिल ले। ये है श्रीमती खुशी, दिवाकर की वाइफ, जिनकी शादी 9 साल पहले हो चुकी है। और ये इनका बेटा वरुण, जो कि 8 साल का है। और ये तेरे पति ऑलरेडी शादीशुदा मिस्टर करण है। बा बोलती है करण। अनु बताती है कि हाँ, ये दिवाकर नहीं करण है। किंजल बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर खुशी बोलती है कि करण, ये सब कुछ क्या है। अनु बोलती है कि हाँ करण, बताओ ना ये सब कुछ क्या है। तुम अपनी पत्नी को अपनी होने वाली मंगेतर से नहीं मिलाओगे। पाकी बोलती है, मम्मी आप दिवाकर को पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगी। आप मेरी शादी तुड़वाने के लिए इस फ्रॉड की औरत और उस फ्रॉड बच्चे को लेकर आ गई हैं। अनु बोलती है कि ये कलयुग है, लेकिन इतना भी कलयुग नहीं है कि बच्चे किराए पर मिले। अगर ऐसा होता ना, तो मैं तुझे और तेरे भाई को किराए पर दे देती। तुम लोगों की जगह दूसरे बच्चे ले आती और उनको पालती। खुशी बोलती है कि मुझे फ्रॉड बोलने वाली आपकी बेटी है क्या। अनु बताती है कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है, जो दुनिया में पत्थर ढूंढ ढूंढ कर बार बार उनसे टकराती है, जो गड्ढा खोद खोद कर जानबूझकर उसके अंदर गिर जाती है, जो जवान बेटी के होने के बाद भी खुद 8 साल की बुद्धि रखती है। बाकी बोलती है, मम्मी आप दिवाकर को बदनाम कर रही हैं। अनु बोलती है कि ये दिवाकर है ही नहीं, ये करण है, एक नंबर का लुच्चा फरोड इंसान। दिल्ली में इसकी पत्नी है, इसका बच्चा है, लेकिन ये यहाँ आकर तुझसे सगाई कर रहा है। तुझे पता है ना, तुझसे पहले इसकी बुरी नज़र राही पर थी। अब इसके बाद ये तुझसे प्यार का नाटक कर रहा है। पता नहीं कितनी लड़कियाँ इसका शिकार बनी होंगी। दिवाकर बोलता है कि ये कौन है, इनको मैं नहीं जानता। खुशी को गुस्सा आता है। वो एक जोरदार थप्पड़ उसको लगाती है और बोलती है कि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। एक काम करो, अपने बेटे के सर पर हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं जानते। अनु बोलती है कि खुशी ऐसा मत बोलो, ये बेशरम इंसान है, ये कसम भी खा लेगा। अनु बोलती है कि खुशी एक काम करो, तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा, शादी की फ़ोटोज़ होगी, वीडियोज़ होंगे, या फिर आसपास कोई जानने वाला होगा जो इसको पहचानता होगा, उनके पास वीडियो कॉल करो, ताकि मेरी बेटी को समझ आए कि ये दिवाकर नहीं करण है और ये धोखेबाज है। पाकी बोलती है कि मम्मी, ये करण नहीं है, ये दिवाकर है। पाकी खुशी को बोलती है कि और तुम यहाँ पर ये ड्रामा मत करो, तुम मुंबई मम्मी के साथ चली जाओ और वहीं जाकर ये ड्रामा करना। मेरे घर में ये ड्रामा नहीं चलेगा। अनु बोलती है कि पाकी तू अपनी आवाज़ नीचे रख। तू ये सोचना, तुझे ये सब कुछ लग रहा है, इतना बड़ा झटका लगा है, तो फिर इस पर खुशी पर क्या बीत रही होगी। अनु बोलती है, तुझे हम पर भरोसा नहीं है ना, कोई बात नहीं है, चल इस दिवाकर को लेकर दिल्ली चलते हैं। वहाँ पर ये कितने सालों से रह रहा है, आसपास के लोग इसे जानते हैं, उसके रिश्तेदार भी वहाँ पर है, वो सब लोग बता देंगे ये दिवाकर नहीं, ये करण है। और अगर कोई एक भी इंसान ये बोल देगा कि ये करण नहीं दिवाकर है, तो मैं तेरी वहीं के वहीं इस आदमी से शादी करवा दूंगी। अनु कहती है, चल तुझे दिल्ली नहीं जाना, कोई बात नहीं है, तेरी माँ है ना, वो अभी अभी तो दिल्ली से आई है। अनु अपना फ़ोन निकालती है और उसमें वो वीडियो दिखाती है जिसमें दिवाकर और खुशी अपने बेटे के साथ होते हैं। अनु बताती है कि मैंने दिल्ली में इसको 3 बार खुशी के साथ देखा था। बापूजी बताते हैं कि अनु ने हमें रेस्टोरेंट में दिखाया था कि ये लोग एक परिवार है। मैंने और अपने दोस्तों ने सब ने इन लोगों को एक साथ देखा था। अनु बोलती है कि तुझे आज तक तेरी माँ पर ही भरोसा नहीं हुआ, तो फिर तुझे इस वीडियो पर क्या ही भरोसा होगा। इसीलिए मैंने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं। अनु बापूजी के फ़ोन से वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पाकी को दिखाती है। अनु बोलती है, पाकी बेटा अब तो मुझ पर भरोसा कर ले। पाकी बोलती है कि तुम दिवाकर नहीं हो। पाकी को चक्कर आ जाते हैं, वो गिरने वाली होती है, बट अनु उसको संभाल लेती है। अनु बोलती है कि पहले के ज़माने में राक्षस होते थे ना, उनके बड़े बड़े दांत होते थे, वो की करके हंसते थे, उनका दूर से ही पता चल जाता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे राक्षस होते हैं। तूने कई लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, कई लड़कियों के साथ खेल खेला है, 1000 काम किए होंगे, लेकिन तूने एक गलती कर दी है। तू इस घर की लड़की के पीछे आया, इस घर में आया, तू मेरी बेटियों के पीछे आया, पहली मेरी राही और उसके बाद मेरी पाकी के पीछे। तो भूल गया था ना, अगर जिंदा रहना है तो शेरनी के बच्चों को उससे दूर करने की कोशिश नहीं करते। अनु बोलती है, पाकी तो ठीक तो है ना। अनु कहती है कि न जाने कितनी माएँ ऐसी होंगी जिनको पता भी नहीं होगा तो उनकी बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो तेरे प्यार के जाल में फंस चुकी होगी, वो तेरे झूठ को सच समझ कर बैठी होंगी।
माँ बोलती है बता ये तेरी बीवी है कि नहीं है। दिवाकर बोलता है कि हाँ मैं हूँ शादीशुदा। दिवाकर पाखी से बोलता है पाखी जब मैं तुमसे मिला ना तो मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। पाखी को गुस्सा आता है, वो दिवाकर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। पाखी बोलती है तुम जैसे लोग हैं ना सच में गिद्ध जैसे ही होते हैं जो घात लगाए बैठे होते हैं। जब तुम लोगों को मुझ जैसी हारी हुई लड़की मिलती है ना तो उसके सामने झूठा प्यार का दिखावा करते हैं और हम तुम्हारे प्यार में गिर भी जाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हो, हमारे साथ धोखा करते हो। दिवाकर बोलता है पाकि ये सिर्फ गलतफहमी है। पाकि बोलती है कि गलतफहमी नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे का मासूम चेहरा देखकर सिर्फ चुप हूँ, वरना मैं भी अनुपमा जोशी की औलाद हूँ। जब मेरी माँ थप्पड़ मारती है ना वो आत्मा पर छप जाता है और मेरा थप्पड़ तेरे गाल पर छप ही जाएगा। अनु बोलती है तोशु एक काम कर पुलिस को फ़ोन लगा। दिवाकर बोलता है कि प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। दिवाकर खुशी के पास आता है, उसको बोलता है कि खुशी तुम मुझे बचा लो, ये लोग पुलिस को बुला लेंगे। खुशी वो मेरा सच्चा प्यार नहीं है, सिर्फ तुम ही हो मेरा सच्चा प्यार। इधर पाखी जैसे ही दिवाकर की बातें सुनती है तो उसको और ज़्यादा दुख होता है। खुशी को गुस्सा आता है और वो दिवाकर को एक थप्पड़ लगाती है। तभी दिवाकर का बेटा वहाँ पर आ जाता है, वो बोलता है कि पापा। फिर वो बोलता है यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। खुशी तोशु को बोलती है कि क्या हुआ, अभी तक पुलिस के पास कॉल नहीं किया। तोशु सोचता है कि घर वाले तो घर वाले से ही सुना देते हैं, बाहर वाले भी मुझे ही सुना रहे हैं। खुशी बोलती है कि अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, मुझे भी इस आदमी के ऊपर केस करना है। दिवाकर बोलता है तुम मुझ पर केस करोगी, भूलो मत मैं तुम्हारा पति हूँ। खुशी बोलती है कि तुम पता नहीं किस किस के क्या क्या हो। खुशी पाखी को बोलती है कि पाखी तुम बहुत खुशकिस्मत वाली हो जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। खुशी अनु के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि थैंक यू अनुपमा जी, आपने मुझे बचा लिया, आपको पता नहीं है आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। खुशी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। दिवाकर पाखी के पास आता है, वो बोलता है कि देखो अब तो मेरी बीवी भी नहीं बच्चा भी नहीं है, वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, अब हम दोनों खुश रहेंगे। अनु बोलती है कि तू चुप कर, तू बेटी के हाथ का थप्पड़ तो झेल गया है, अगर माँ के हाथ का थप्पड़ पड़ेगा ना तो नहीं झेल पाएगा। अनु बोलती है तोशु अभी के अभी पुलिस के पास कॉल कर। तोशु दिवाकर की कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तू यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। तू सोचना जिसकी माँ और बहन इतने ज़्यादा डेंजर होंगे वो खुद कितना ज़्यादा डेंजर होगा। माँ बोलती है कि तू डायलॉग बाजी बंद कर और पुलिस के पास कॉल कर। किंजल बोलती है पुलिस को कॉल ही क्यों करना है, इसको चप्पल से मार मार कर हम पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। तोशु पुलिस के पास कॉल कर लेता है। आगे हम अन्नू को देखते हैं जिसके साथ पाखी होती है, वो रो रही होती है। पाखी बोलती है मम्मी उसने तो मेरे साथ धोखा किया लेकिन मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था ना। कई सालों बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इशू के लिए मॉम और डैड दोनों नहीं बनना पड़ेगा, कोई तो मेरी लाइफ में आया है जो मेरी आधी जिम्मेदारियों को बांट लेगा। पाखी बोलती है मम्मी मेरी क्या गलती है, क्या मैंने यही गलती है कि मैंने भी हैप्पी फैमिली का सपना देखा। अनु बोलती है कि तेरी कोई गलती नहीं है। अनु बोलती है कि पाखी तुझे ऐसा नहीं लगता क्या कि दो लोगों का परिवार नहीं होता, दो लोगों का परिवार होता है। और दुनिया में कई सारे लोग होते हैं जिनके पास माता पिता नहीं होते, लेकिन तू देख तेरे पास तो इतना बड़ा परिवार है, पूरी की पूरी पलटन तेरे साथ है। अनु बोलती है तू मेरी बेटी है, सुंदर है, तू कितनी अच्छी स्कूल में पढ़ी है और सिंगल मदर होने के बाद भी तू इशू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती और तेरी बेटी भी तुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। बता ना किस बात की कमी है। देख अगर सूरज को देखकर चांद ऐसा बोले कि मैं तो आधा हूँ, मेरी रोशनी तो कम है, अगर चांद ऐसा सोचने लग जाएगा तो फिर रात को उजाला कौन करेगा। बिल्कुल भी बुरी नहीं है। देख अगर तू प्यार करना चाहती है तो पहले खुद से प्यार कर, अगर खुशी चाहती है तो पहले खुद के अंदर खुशी ढूंढ, अगर तू जिम्मेदारी बांटना चाहती है तो पहले सारी जिम्मेदारियां उठा। जीवन साथी नहीं है तो क्या हुआ, तू खुद अपनी जीवन साथी बन। हम पैदा जीवन साथी लेकर थोड़ी ना हुए थे और मरेंगे भी अकेले ही। जब अपने मन का होता है तो अच्छा होता है, जब अपने मन का नहीं होता तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि जब अपने मन का नहीं होता तो वो कान्हा जी का होता है। तो आज कान्हा जी को थैंक यू बोल कि उन्होंने ये तेरा सपना तोड़ दिया, अगर तेरा ये सपना पूरा हो जाता ना तो तू खुद टूट जाती। अनु बोलती है पाखी अपने आप से ये बोल कि मुझ में कोई भी कमी नहीं है। पाखी बोलती है मुझ में कोई भी कमी नहीं है। अनु बोलती है कि पाखी तू अनुपमा जोशी की बेटी है, तू जो चाहे वो कर सकती है। पाखी अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु का बर्थडे होता है। इधर हम देखते हैं अनु बहुत खुश होती है, उसको अनुज की आवाज़ सुनाई देती है, वो बोल रहा होता है हैप्पी बर्थडे अनु। अनु जैसे ही उठती है तो वो बहुत खुश होती है। इधर दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ प्रार्थना को बेबी गर्ल होती है। डॉक्टर बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर पर बेटी आई है, लक्ष्मी आई है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
इधर अनु भी बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर हम राही और प्रेम को देखते हैं। राही प्रेम को बोलती है कि हमारे घर पर लक्ष्मी आई है और प्रार्थना की बेबी का जो जन्मदिन है ना, वो भी मम्मी के बर्थडे के दिन ही है। दोनों का बर्थडे एक ही दिन आएगा। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी, भले ही आपका जन्मदिन और प्रार्थना की बेटी का जन्मदिन एक ही दिन हो, लेकिन आप लोगों का जो भाग्य है ना, वो एक जैसा नहीं हो सकता। इधर हम अन्नू को देखते हैं। उसको बहुत बुरा सपना आता है। वो देखती है कि प्रार्थना अपनी बेटी को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आगे कुछ नहीं होता, वो नीचे गिरने वाली होती है। अनु प्रार्थना के पीछे पीछे आती है। वो बोलती है कि प्रार्थना, तुम अपनी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? प्रार्थना रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अनु देखती है कि प्रार्थना उसकी कोई नहीं सुन रही। प्रार्थना आगे बढ़ती है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम देखते हैं मोटिवा फिर से गुस्से में होती है। वो यही सोच रही होती है कि हर बात अनुपमा जी से क्यों जुड़ जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।